हेलो बच्चों, आज हम क्षितिज के अध्याय नंबर 2 में ल्हासा की ओर लेखक राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें राहुल सांकृत्यायन का जन्म परिचय यानी लेखक परिचय हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पिता गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई, क्योंकि बच्चों उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही देश के हिस्से थे। तो राहुल ने लाहौर, आगरा, काशी यानी पूरे भारतवर्ष, जो उस समय अखंड भारतवर्ष था, उसमें अपनी शिक्षाएं ग्रहण की थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यानी 1930 में जब वो श्रीलंका दौरे पे थे तो वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म से मतलब अनुयायी होते हुए या बौद्ध धर्म से आकर्षित होते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाना जाने लगा। राहुल जी पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था, तो इसी वजह से उनको महापंडित यानी महाज्ञानी, क्योंकि वो अनेक यानी लगभग वो सभी भाषाओं को जानते थे। यानी जहाँ जहाँ वो भ्रमण करते या जिस क्षेत्र में जाते थे वहीं से उसी भाषा को वहाँ जाकर वो सीख लेते। इस तरह से उनकी विशेषता थी, इसलिए उनको महापंडित के रूप में जाना जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। तो यहाँ इस प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा का पूरा एक पहरा उतारना है, यानी जो ये 1963 तक दिया है, तो इसको आप लेखक परिचय के रूप में आप अपने नोटबुक के अंदर नोट करेंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद जिस तरह से राहुल की जो रचनाएं हैं, तो इन रचनाओं के अंदर बच्चों पहले सबसे पहले लिखेंगे रचनाएं, यानी कि प्रमुख रचनाएं। तो रचनाओं के अंदर जैसे उपन्यास है, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत या यात्रा वृत्त कहते हैं। तो बच्चों जो अब हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं ये भी एक यात्रा वृत्ति है। जीवनी आलोचना, शोध आदि उनकी विधाओं में साहित्य सृजन किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों जो ये मेरी जीवन यात्रा के 6 भाग हैं, और जो दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नई दुनिया को बदलो, दिमाग की गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, उनकी प्रमुख रीतियाँ हैं। तो इस तरह से इनको आप लेते हुए इनकी जो जैसे निबंध है, कथा साहित्य है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है, इनको आप अलग अलग लेते हुए इनके आगे जितने भी मान लो दिया है उन सबको आप लिख सकते हैं। जिस तरह अगर यात्रा साहित्य की बात की जाए तो जैसे तिब्बत यात्रा है, यूरोप यात्रा है, लद्दाख यात्रा, इस तरह से उनकी ये जो मुख्य यात्राएं हैं, श्रीलंका भी गए थे, जापान भी गए थे वो, ये सारी इनके यात्रावृत्त है, जिसमें हम आज ल्हासा की ओर पढ़ रहे हैं, ये भी एक यात्रावृत्त है। निबंध की बात की जाए तो साहित्य, निबंधावली और आज की समस्याएं उनके निबंध है। और कथा साहित्य की बात की जाए तो वोल्गा से गंगा संग्रह, कनेला की कथा या बहुरंगी मधुपुरी आदि उनकी कथा साहित्य है। उपन्यास की बात की जाए तो जय योद्धे, सिंह सेनापति, देवदास, भागो नई दुनिया को बदलो, दिमाग की गुलामी आदि ये उनके उपन्यास। और जीवनी की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध, कार्ल मार्क्स और नए भारत के नए नेता, ये उनकी जीवनियाँ जो लिखी थी इन्होंने। और आत्मकथा की बात की जाए तो उनकी एकमात्र आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा। तो इस तरह से ये रचनाएं आप इस तरह से मान लो प्रमुख रचनाएं के रूप में लिखते हुए इनको आप नोट करेंगे। तो ये लेखक जीवन परिचय। फिर आगे हम चलते हैं, यानी उनकी जो रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 पुस्तक मानी जाती है, जिसमें राहुल जी ने बहुत से लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी ऐसा लग रहा था कि ये सब नष्ट होने वाली है, तो उन्होंने उनको अपनी रचनाओं में लाकर उनका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया, यानी जो लुप्त प्राय होती वस्तुओं को अमर बना दिया।
यात्रा विरत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, यानी सबसे उत्तम, यानी अन्यों में उत्तम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, उसमें होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमड़ का उद्देश्य बताया। यानी घुमक्कड़ा मतलब घूम घूम कर अपने मालूम करना। कुछ बच्चों होता ही है, किसी को बहुत सारे ऐसे होते हैं जो घूमना पसंद करते हैं, जो लगभग यात्रा वृतांत करते रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना उद्देश्य भी यहाँ पर घुमक्कड़ का ही बताया। और घुमक्कड़ी जो जीवन होता है वो किस तरह से मनोरंजन से पूर्ण होता है, ज्ञानवर्धन होता है और अज्ञात स्थानों सतल होते हैं, उनकी जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। यानी हमें बहुत कुछ इसे सीखने को मिलता है। तो यह लेखक मानता है कि घुमक्कड़ी जीवन है वो किस तरह से मनोरंजनकारी होता है, ज्ञानवर्धन होता है यानी ज्ञान बढ़ाने वाला, और अज्ञात स्थल यानी जिसको हम नहीं जानते ऐसे स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। यानी कि वहाँ के जो भाषा और संस्कृति है वो हम ग्रहण करते हैं और हमारी संस्कृति और भाषा को वहाँ के लोग ग्रहण करते हैं। तो राहुल जी ने इस प्रकार से विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने जो उनका यात्रावृत्त है तो वहाँ उसको भौगोलिक जीवन किस प्रकार का भौगोलिक जीवन और वहाँ के जो जनजीवन है या वहाँ के लोग हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं या किस प्रकार से उनकी जो जीवन कला है वो नज़र आती है। तो यहाँ इस तरह से राहुल जो तिब्बत है वहाँ का वर्णन करते हुए यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल जी प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने सन 1929 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय अब भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भीख मंगे के छद्म भेष में की थी। यानी कि एक भीख मंगा बन गए और एकदम बिल्कुल भीख मंगे की तरह अपना भेष बना लिया, इससे जिससे उनकी कोई पहचाने नहीं कि वो एक इस तरह से लेखक है, रचनाकार है। तो इसलिए ऐसा बना लिया कि उनको जो छूट होती थी उसी छूट का वो फ़ायदा उठाने के लिए एक तरह से छद्म भेष कहते हैं, यानी छुपा हुआ बदला हुआ भेष, यानी गुप्त भेष कह सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। और इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी उस समय जब रचना रची तब पता चलता है कि उस समय जो तिब्बत का समाज था वो किस प्रकार का था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका कार्य या समाज में होने वाले कामकाज कैसे थे। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी बच्चों। तो आगे हम चलते हैं अपने अध्ययन के अंदर कि किस प्रकार से लेखक ने अपनी जो यात्रा है वृत्तांत है उसमें वर्णन किया है। तो बच्चों लेसन के अंदर ल्हासा की ओर देखते हैं। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि किस प्रकार से वो ल्हासा की ओर जाते समय वे नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य जो रास्ता है फरी कालिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, मतलब यहाँ से सैनिक भी जाते थे, यानी कि जो तिब्बत के भारत के या जो चीनी जो सैनिक होते थे वो इसी रास्ते से होते हुए अपने अपने जो देश की जो सीमाएं थी उनकी सुरक्षा करते थे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करते थे। यानी उस समय की बात हो रही है कि जब चीनी सैनिक ने इसी रास्ते को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ किले बनाए थे, चौकियाँ बनाई थी और इन किलों के अंदर जो चीनी पलटन थी वो रहा करती थी। और आजकल बहुत से फौजी मकान गिर भी चुके हैं, यानी उसमें जब और अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर चीनी जो सैनिक वो नहीं रहते, लेकिन इस न रहने की वजह से जो दुर्ग बने हुए थे, जो मकान बने हुए थे वो लगभग धीरे धीरे गिर रहे हैं। दुर्ग के किसी भाग में, यानी अब उन दुर्ग के अंदर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया। यानी अब वो जो दुर्ग है जो सैनिकों के बने हुए थे वो किसानों ने अपना बसेरा यानी अपने घर के रूप में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ घर कुछ इस तरह आबाद दिखाई पड़ते हैं
यानी इसी प्रकार से कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, मतलब उन जैसे उन्होंने उसी दुर्ग को अपना घर संसार बना लिया हो। ऐसा ही परित्यक्त, परित्यक्त कहते हैं मतलब छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। यानी वहाँ पर एक चाय होटल जैसा बना हुआ था उस किले के अंदर, और उस किले में जो यात्रियों को खाना चाय पानी पिलाया जाता था। तो इस तरह से तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी है। तो यहाँ पर लेखक ने बताई है कि जब तिब्बत में यात्रा के लिए लोग जो यात्रा के लिए जाते हैं तो उनके लिए बहुत सारी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। यानी दोनों तुलनात्मक रूप में बताया है कि तकलीफ़ें भी हैं तो कुछ आराम भी है। वहाँ जाते पाते तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ जानते पाते छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न ही औरतें पर्दा करती है। यानी उस पुराने समय के अंदर भी बता रहे हैं कि कितनी एक आरामदायक बात या कह सकते हैं एक अच्छी बात है कि वहाँ की औरतें बिल्कुल भी पर्दा प्रथा नहीं करती, ना कोई छुआछूत है, ना कोई वहाँ पर जानती पाती है, यानी न तो कोई जाति बात को लेकर चलते हैं, न ही किसी प्रकार के धर्म को लेकर कोई छुआछूत का सवाल है, और न ही औरतें पर्दा करती है। तो ये एक तरह से विशेषता ही बताई जा रही है। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को, तो निम्न श्रेणी मतलब तुच्छ श्रेणी के कह सकते हैं मतलब, या कह सकते हैं जो घटिया स्तर के जो लोग मतलब बिल्कुल इस तरह से भिखमंगे जो बिल्कुल भी जैसे कुछ अलग से नज़र आते हैं, या जो निम्न श्रेणी के हो सकते हैं या कह सकते हैं घटिया स्तर के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। यानी वो लोग सोचते हैं कि ये घटिया लोग हैं और भिखमंगों के बेस में चोर है और कभी भी चोरी करके ले जा सकते हैं, इसलिए वो भिखमंगों पर शक करते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोले में से चाय दे सकते हैं। यानी इस तरह से कह रहे हैं कि वहाँ का घर परिवार बहुत अच्छे हैं, किसी प्रकार का वो इस तरह शक नहीं करते। आप बिल्कुल घर के अंदर तक जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं होती। लेकिन यहाँ लेखक वो भिखमंगों के रूप में जो चोर के रूप में मानते हैं, तो यहाँ पर लेखक भी तो खुद एक भिखमंगे के रूप में वो तो मतलब भेष बना रखा था, सदम भेष बना रखा था। तो इसलिए वो कहते हैं कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था जो नहीं होना चाहिए था, और बाकी के लोग बड़े आराम से इधर उधर खुले घूम रहे थे। तो इस तरह से कहते हैं वह आपके लिए उसे पका देगी। तो यहाँ पर चाय की बात हो रही है कि आप अपने थैली में से अगर आप चाय देंगे किसी को भी, या बहू को या सासू को, तो वो आपको निश्चित रूप से चाय बना कर दे देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी खोटे में आप रख के आपको दे देगी। यानी कि इस तरह से बच्चों एक बर्तन होता है जिसमें केतली आपने देखी होगी बच्चों, तो वो केतली नुमा होती है, उसमें चाय बना दी जाती है। उस सबको कूट कर जो मालूम जो मसाला दिया जाता है किसी भी प्रकार का चाय में डालने के लिए, उसको अच्छी तरह कूट कर उस चाय के अंदर मिलाकर, और उस एक जो मिट्टी का जो टोटीदार बर्तन होता है उसमें मिलाकर दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। मत कर कहते हैं ना, तो घुला मिलाकर, मथना होता है मतलब घुला मिलाकर ला सकते हैं। और चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं होती। जब चाय का रंग एकदम तैयार हो जाता है फिर नमक या मक्खन है वो डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर बच्चों किस प्रकार से नमक मक्खन डालकर भी लोग चाय पीते हैं, तो वहाँ के लोग, तो वहाँ पर उसके समाज के जो अंदर जिस प्रकार से खान पान है उसको यहाँ दर्शाया जा रहा है, किस प्रकार के उन लोगों का रहन सहन है, घर के जो अंदर के घर का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ लेखक उसे अच्छी तरह से बता रहा है कि कैसे वो गए अंदर, तो किस तरह से वहाँ पर लोग का व्यवहार था। तो आगे हम देखते हैं पेज नंबर 26 पर कि परित्यक्त जो किले थे उसके अंदर मान लो किस तरह से हग चलने लगे। तो एक आदमी राहगीरी मांगने आया, यानी हम है ये बच्चों, थोड़ा कटा हुआ है इसको देखिए। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहगीरी मांगने आया था। जो जिस रास्ते से हम यात्रा कर रहे थे उसकी राहगीरी मतलब उस राह का जो राहगीरी कहते हैं बच्चों, उस रास्ते का टैक्स चुकाना यानी कर चुकाना,
यानी कर के चुकता करने पर उस रास्ते पर यात्रा करने दी जाती है। जिस तरह बच्चों आजकल टोल टैक्स होते हैं, तो जिस सड़क से अगर सरकार के द्वारा या जो एक संस्था कंपनी के द्वारा बनी हुई जो सड़क होती है तो उसमें हम टोल टैक्स चुका कर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार से उस रास्ते पर भी राहगीरी मांगने आया, यानी राह पर चलने के लिए टैक्स मांगने आया या कर मांगने आया। हमने दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के जो आखिरी जो गांव था वहाँ पहुँच गए, और यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते हुए भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। यानी जान पहचान, यहाँ लेखक कह रहा है कि किस प्रकार से जो सुमति यानी जो उनका परिचित था, उनको जान पहचान वाला व्यक्ति था, उसको होने की वजह से वो भीख मंगे होते हुए भी किस तरह से उनको ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई, वरना वहाँ पर इस तरह से जो भीख मंगे थे उनको जगह नहीं दी जाती क्योंकि उनको चोर समझा जाता है। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक बदर यात्री के भेष में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि 5 साल पहले जब वो यहाँ से आए थे तो वो इस तरह जो भीख मंगे बनकर आए ऐसे नहीं थे। एक बिल्कुल बदर आदमी, एक जेंटलमैन के रूप में, एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में घोड़ों के ऊपर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस तरह से अब जब हम इस प्रकार से जब आए थे तो लोगों ने हमें ठहरने के लिए कोई भी जगह नहीं दी थी, और सबसे जो गरीब जो झोंपड़ा था किसी का, हमें उसे ही में ही ठहरना पड़ा था। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, क्योंकि उस समय लोगों की मनोवृत्ति भी कुछ ऐसी थी और 5 साल बाद की आज जो मनोवृत्ति है वो कुछ अलग प्रकार की है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत से कम होश हवास को दुरुस्त रहते हैं। तो छड़ यानी एक शराब, एक तरह का पेय पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ, जिससे पीकर, जिस तरह शराब पीकर जो व्यक्ति होश हवास अपने खो देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ शाम के वक्त छड़ यानी शराब जैसा एक पेय पदार्थ होता है बच्चों, जिससे पीकर बहुत से कम होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं। दुरुस्त मतलब सही तरह रख पाते हैं। हम सबसे विकट यानी जो मतलब विकट कहते हैं, जो बिल्कुल संकड़ा ढांडा थोड़ला पार करना था, और ढांडे सब तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, जहाँ 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई भी गांव गिराव नहीं होते। यानी एक बिल्कुल ऐसा संकड़ा रास्ता, एक विकट रास्ता, यानी एक भयानक या कह सकते हैं संकट भरा या कठिनाइयों से भरा हुआ वो रास्ता था जिसे पार करना था, जो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई के ऊपर से जा रहा था, जिसके दोनों तरफ मीलों तक कोई भी गांव नहीं थे, और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। यानी इस प्रकार की स्थिति बिल्कुल एक सुनसान जगह और चारों ओर से ऐसी घिरी हुई जगह, सुनसान जगह थी, कोई भी वहाँ पर मदद करने वाला भी नहीं था, और डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर वो लूट मार कर सकते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को राजा सज़ा भी मिल सकती है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि डाकुओं के लिए अगर यहाँ पर सबसे अच्छी जगह लूट मार करने की अगर त्योते गांव में की जाए, अगर मालूम खून हो जाए, गाँव की बात की जाए, और अगर वहाँ खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। यानी अगर यहाँ आदमी इस निर्जन स्थान पर कोई आदमी मर जाता है तो उसकी कोई भी देखभाल कोई भी उसकी परवाह नहीं करता है। सरकार को फिर विभाग और पुलिस पर भी उतना खर्च नहीं करती है कि वहाँ गवाह भी अगर कोई मिल सकता तो मिले या ढूंढे, लेकिन ऐसी वहाँ कोई परवाह नहीं करता इसकी। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। यानी कि वो केवल लूट मार करने की वजह से नहीं, मतलब लक्ष्य तो उनका लूट मार का ही होता है, लेकिन वो उनकी जो जान है उसकी कीमत वो नहीं जानते। वो केवल उनको ख़त्म कर फिर उसके आधार पर ही यानी उनके सब के सब वो चीज़ छीन लेते हैं। यानी जो देखते हैं कि इसके पास कुछ है कि नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते। यानी कि तिब्बत का बताया गया किस तरह से तिब्बत में हथियार रखने पर कोई पाबंदी
नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं बना कि आप हथियार मालूम नहीं रख सकते। यानी कि इस तरह से जिस तरह लोग लाठी रखते हैं उस तरह से वहाँ पर पिस्तौल बंदूक के लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से मारे तो उससे अपने प्राणों का खतरा है, यानी कि मारे तो उसे खुद अपने प्राणों का खतरा है, यानी कि कोई भी उसको कुछ नहीं कह सकता। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ा के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे, और जहाँ कहीं भी वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जेब निकाल, कुची कुची यानी दया दया, एक एक पैसा कहते और भीख मांगने लगते। यानी वहाँ का जो दया दया का मतलब है कुची कुची, यानी वहाँ की भाषा के अकॉर्डिंग, यानी वहाँ की जो भाषा है वहाँ पर कुची कुची मतलब होता है दया दया। तो लेखक वहाँ की भाषा अच्छी तरह जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो भीख मांगने लगते हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस तरह से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना था, पीठ पर सामान भी लाद कर चलना था, अब चलते तो कैसे चलते। अगला पड़ाव उनका 16-17 मील से कम नहीं था, यानी 16-17 मील की दूरी तय करने के बाद में उन्हें कोई मतलब ठहरने का या ऐसा कोई स्थान मिलने वाला था जहाँ पर लोग रहते हों। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी चलेंगे। तो लेखक ने यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए इस तरह से उनसे कहा कि क्यों ना 2 घोड़े ले लें, सामान भी रख लेंगे और चढ़ते हुए भी चलेंगे। तो बच्चों आज हम अपना अध्ययन यहाँ तक करते हैं। आपको समझ में आया होगा, यानी यात्रा वृत्तांत बिल्कुल सरल शब्दों में लेखक आम जो भाषाई जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हुए यहाँ पर अपनी यात्रा वृत्तांत बता रहे हैं बच्चों। तो यहाँ हमें तिब्बत, चीन और भारत की जो सीमाएं हैं या नेपाल की जो सीमाएं हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ के उस दुर्गम स्थान का वर्णन करते हुए अपनी यात्रा वृत्तांत बच्चों। तो अब बच्चों हमें यहाँ से बहुत अच्छी ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है कि वहाँ का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, वहाँ के किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार का समाज है। तो यानी इस प्रकार के जो यात्रा वृत्तांत होते हैं वो बड़े हमारे लिए ज्ञानवर्धक होते हैं। वहाँ की भौगोलिक स्थिति का हमें पता चलता है और वहाँ के जो लोग होते हैं उनका पता चलता है। तो बच्चों आगे हम क्रमानुसार आगे नेक्स्ट अध्ययन में करेंगे। और कल बच्चों आपका टेस्ट है, तो आपने टेस्ट के लिए तैयार होंगे, तैयारी कर रखी होगी आपने। तो कल आपको उस मान लो आपके जो टेस्ट के लिए आपको शाम तक का टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कि आपका टेस्ट कब होगा। तो बच्चों आप रेडी रहना टेस्ट के लिए और ईमानदारी से अपना टेस्ट करना। अच्छे अंक आपको आने चाहिए, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप। तो बच्चों आपको शाम तक कल के टेस्ट के लिए समय निर्धारित कर दिया जाएगा। इसे करने के लिए आप रेडी रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।